हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटी क्लास। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल सी द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्या है, क्या ये पोजीशन होल्ड करते हैं, क्या क्या इनके पास पावर्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, एंड अलोंग विद इट वी हैव 10 एमसीक्यूज टू बी रिजॉल्व थ्रू दिस टॉपिक। तो हम कहने कल हमने देखा था कि लोकसभा एंड राज्यसभा क्या है, इंटेग्रल पार्ट है किसका? पार्लियामेंट का। सो पार्लियामेंट के तीन इंटेग्रल पार्ट हैं। पार्लियामेंट हैज थ्री इंटेग्रल पार्ट। एक आपका है जी प्रेसिडेंट, एक आपकी है लोकसभा और एक आपकी है राज्यसभा। हमने कल लोकसभा एंड राज्यसभा देखा था, तो हम आज का देखेंगे। आज हम देखेंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या है और ये कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो देखिए द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ये क्या है? ये हेड है, मतलब ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। और ये हेड है जो पूरे स्टेट को, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल फोरम पे। एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इनके पास और क्या टाइटल है? सुप्रीम कमांडर का। हमारे पास तीन तरह की आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। तो जो तीनों हमारे फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और क्या कहते हैं एयरफोर्स, उसके सुप्रीम कमांडर, उनके हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो तीन फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो तीनों के हेड कौन है या सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड के लार्जली सेरेमोनियल रोल, मतलब इनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वो है आपके प्राइम मिनिस्टर। तो इनका सेरेमोनियल रोल है कि ये एज अ सेरेमोनियल हेड है हमारी कंट्री के। रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर, जो हमने देखा है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और जो उनका काउंसिल, उनके पास क्या है? रियल पावर है। और सेरेमोनियल पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। फंक्शंस एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री क्या है? आर कंट्री इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कैसे काम करते हैं? जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का काम है वो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्शन प्रोसेस, कि क्या प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड है? नो, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इलेक्टेड ऑफिस। इलेक्शन का इसके लिए आपके आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 54, जो बात करता है किसकी? इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। दे आर इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज है जो इनको इलेक्ट करता है। कंप्राइजेस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पे क्या होना आएंगे? कौन पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन के अंदर? दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट के हैं। और जौन से यूटीज के पास क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज। वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। यूजेस द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यहाँ पे जो सिस्टम है अभी हम देखेंगे सिस्टम क्या है। तो सिस्टम क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वोटिंग इज डन थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। तो चार चीजें आपने याद रखनी है। आर्टिकल इज 54। कौन पार्टिसिपेट करेगा? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन से इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे? दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। जौन सी यूटीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। और सिस्टम क्या है वोटिंग का? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी हम देखेंगे वो क्या होता है और क्या है। वोटिंग होती है इसके थ्रू है सीक्रेट बैलेट। तो लेट्स सी, कि क्या है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एसटीवी सिस्टम। देखते हैं जी आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, एसटीवी सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी। फॉर सपोज वी हैव कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3 एंड कैंडिडेट नंबर 4। मतलब हमारे पास जैसे आप कह लो कि ए, बी, सी और डी कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं या वो चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने। तो क्या है? उसको हम वोट करना पड़ेगा। वोटिंग में क्या है? जो ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल बैलेट पेपर है, देखो वोटिंग पेपर को क्या बोलते हैं? बैलेट पेपर। तो ये बैलेट पेपर है। तो ये कहाँ पे जाएंगे? ये बैलेट पेपर जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सेंस कि जो हाउसेज है वहां पे बैलेट पेपर जाएगा। और वहां पे वो क्या देखा जाएगा कि जैसे कैंडिडेट ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो ये जो ये सिंगल सिंगल बैलेट पेपर हर मेंबर के पास जाएगा। कहाँ पे? हाउस ऑफ कहते हैं पार्लियामेंट में। और वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग कैसे करेंगे? वो वोटिंग करेंगे थ्रू प्रेफरेंस। तो वो एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या कहते हैं चूज करेंगे। फॉर सपोज मैंने वोटिंग करनी है, तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा बी कैंडिडेट है मेरी फर्स्ट चॉइस है, सी सेकंड चॉइस है, डी मेरी फोर्थ चॉइस है और ए मेरी थर्ड चॉइस है। तो ऐसे जो ये बैलेट पेपर है, जो वोटिंग पेपर है, इसको बोलते हैं बैलेट पेपर। ये हर मेंबर को मिलेगा। हर मेंबर इसके ऊपर क्या करेगा?
अपनी वोटिंग अकॉर्डिंग टू द चॉइस फिल करके वो वापस भेजेगा। तो काउंटिंग कैसे होगी, तो इसके लिए जैसे 4 कैंडिडेट्स हैं तो 4 कैंडिडेट के बैलेट बॉक्सेस रखे होंगे। दिस इज फॉर ए बी सी डी 1 2 4 एंड 3, है ना। तो 4 बैलेट बॉक्सेस हैं, ए बी सी एंड डी। तो देखेंगे जैसे मैंने वोट किया है, अगर मैं अपनी बात करूं वोटिंग की, मैंने वोट किया है, मैंने बी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस का है। तो जैसे ये मेरा पेपर है, विवेक का पेपर है, बैलेट पेपर है, तो इसमें जो बी वाली वोट है वो बैलेट पेपर किसमें जाएगा, बी वाले में जाएगा। क्यों, क्योंकि बी मेरी फर्स्ट चॉइस है। तो वैसे ही जो सबकी चॉइसेस है उनके बैलेट पेपर उन बॉक्सेस में जाएंगे और फिर हम बॉक्सेस को काउंट करेंगे कि जिस बॉक्स में सबसे ज्यादा बैलेट पेपर होंगे हम उसके एक न्यूमेरिकल नंबर निकालेंगे। अब वो न्यूमेरिकल नंबर क्या है, आपका एक कोटा सिस्टम होता है इसके अंदर। कोटे के अंदर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको हर एक वोट की वैल्यू देता है। जैसे मेरी वोट है, जितनी पॉपुलेशन है कंट्री की, जितने एमएलए हैं उससे डिवाइड होंगे और आपकी हर एक वैल्यू की वोट आ जाएगी। फॉर सपोज अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इस ईयर एक वोट की वैल्यू 700 पॉइंट्स है, तो मैंने एक वोट डाली, किसको डाली है, मैंने वोट डाली है बी को। तो बी के पास मेरी एक वोट आ गई, तो मतलब बी के पास एक न्यूमेरिकल नंबर वैल्यू आ गई है, वो कितनी है, 700। तो वैसे ही हम ऑल इंडिया से जितनी वोट्स आएंगे उसको काउंट करेंगे। जब हम इनको काउंट करेंगे, जब हम वोट्स को काउंट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ए के पास कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू की वोट है, बी के पास कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू की वोट है, सी के पास कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू की वोट है और डी के पास कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर की वोट है। फॉर हम कहते हैं कि ए के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 10,000, बी के पास है 5,000, सी के पास है 6,000, डी के पास है 7,000। तो हम कहते हैं कि जितने भी टोटल वैल्यू थी या जितनी टोटल वोट थी उसका 50% प्लस 1, मतलब मैक्सिमम वोट किसके पास है, ए के पास है। तो ए क्या है आपका, ए आपका विनर है। अगर इस सिनेरियो में हम कहते हैं कि ए के पास भी 10,000 है और सी के पास भी 10,000 है तो हो जाता है टाई। तो टाई में क्या होता है कि हम दोबारा वो बैलेट पेपर ओपन करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट इंस्टांस में क्या देखा था, हमने फर्स्ट इंस्टांस में देखा था कि किसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। अब जैसे ए और सी में टाई हो जाता है तो अब क्या होगा, अब जिसकी जो सेकंड प्रेफरेंस है ये दोनों बैलेट बॉक्स ओपन होंगे। बी में देखेंगे कि बी का जो बैलेट पेपर है, जैसे बी किसी की फर्स्ट चॉइस था और सेकंड चॉइस क्या है सी, तो ऑटोमेटिकली बैलेट पेपर कहां पे चले जाएगा, सी वाले बॉक्स में चले जाएगा। तो हम ऐसे कर करके क्या करेंगे, वोट को एक एक करके ट्रांसफर करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, अगर हम बात करें, इसमें इनिशियली आपको एक बैलेट पेपर मिलता है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं। आपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपने प्रेफरेंस देनी है। जब आप प्रेफरेंस दोगे तो जैसे 4 कैंडिडेट्स हैं तो 4 हमारे पास बैलेट बॉक्स होंगे। 4 बैलेट बॉक्स हैं, जैसे ए को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है तो ये वाली पर्ची कहां चली जाएगी, ए में चली जाएगी। ऐसे ही बी सी डी जिसको जो सी फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है वो वाला बैलेट पेपर उन बॉक्सेस में चले जाएगा। जब वो बॉक्सेस में जाएगा तो ओवरऑल हम एक कोटा सिस्टम के हिसाब से जो हर एक वोट की वैल्यू पॉइंट है, और सपोज 700 वैल्यू पॉइंट है, ये आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। इसके हिसाब से हम हर एक बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर तो वो वैल्यू मेजोरिटी में आती है तो वो कैंडिडेट विनर है। अगर वो वैल्यू फॉर सपोज ए के पास 100 वोट्स आई, इसके पास 100 आई, इसके पास 50 है, इसके पास 40 आई, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों में टाई हो गया है। तो इन दोनों को हम दोबारा भी कॉन्टेस्ट करवाएंगे। कॉन्टेस्ट कैसे करवाएंगे, जो लीस्ट नंबर वाली वोट्स हैं हम इनका बैलेट बॉक्स ओपन करेंगे। जो इनके बैलेट बॉक्स के पेपर हैं उसमें से हम देखेंगे कि जिसका डी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसका बी सी या ए में से कौन सा सेकंड प्रेफरेंस है। तो उस हिसाब से वोट्स रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर दोबारा टाई हो जाता है फिर हम इसको ओपन करेंगे और हम यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब तक आपको एक आपका विनर नहीं मिलता। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पहले क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और लास्ट में जब विनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए सिस्टम। ठीक है जी, तो यही है इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। हम देखें हमने इसमें क्या देखा है कि इलेक्टेड कैसे होंगे, बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, आर्टिकल है 54। वो क्या कंप्राइज करेगा, वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को कंप्राइज करेगा
नॉमिनेटेड मेंबर्स को कंप्राइज नहीं करेगा। और कौन सा हाउस पार्टिसिपेट करेगा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट और आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो भी आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो सारी पार्टिसिपेट करेंगी, ऑल इंडिया से पार्टिसिपेशन होगी। मैंने आई थिंक पहले यूटी बोल दिया था, वो मेरा कॉन्सेप्ट गलत था, तो प्लीज अवॉइड दैट। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन करे, स्टेट की असेंबलीज। और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, और वोटिंग होगी इसके थ्रू सीक्रेट बैलेट, कोई किसी को नहीं बताएगा कि उसने अपनी क्या प्रेफरेंस चूज की है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है जी टर्म एंड एलिजिबिलिटी। जो प्रेसिडेंट का नॉर्मल टर्म है वो कितना है, 5 years। eligible here for re-election, yes they are eligible for re-election any number of time they can be the president of India। मिनिमम एज कितनी चाहिए, 35। ये 35 वाला एज हमने कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्यों, राज्यसभा की 30 है, लोकसभा की 25 है, और प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको एज क्या चाहिए, 35, मतलब 5 years का डिफरेंस है। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये सिटीजन ऑफ इंडिया जरूरी नहीं बाय बर्थ हो, नेचुरलाइज सिटीजन को भी we can elect as a president of India। must be qualified for election as a member of लोक सभा। मतलब 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, एज का 35, उसके साथ क्या है, लोकसभा की मेंबरशिप का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, जिस पब्लिक ऑफिस से आपको प्राइवेट गेन हो उसको क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो एलिजिबिलिटी की इंश्योर करता है। नेक्स्ट हम देखें पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या है पावर्स, यहाँ प्रेसिडेंट के पास मेनली 3 या 4 तरह की है। पहली पावर का नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर। अब ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, सेरेमोनियल हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, तो जो भी एक्शन लेंगे उनके नाम पे होंगे। और ये किसको अपॉइंट करते हैं, पीएम को अपॉइंट करते हैं। क्या लिखा है, इट अपॉइंट्स पीएम्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, जजेस एटसेट्रा। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर है किसकी, अपॉइंटमेंट की, किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। फिर हम अगर लेजिस्लेटिव लॉ में कहीं पावर की बात करें, ये क्या इशू कर सकते हैं, समन्स इशू कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को, और डिसॉल्व भी कर सकते हैं इसको लोकसभा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी लेजिस्लेटिव पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो ये किसको कंट्रोल करते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड एंड रिकमेंड्स मनी बिल। कॉन्टिजेंसी फंड क्या है, यह वो फंड है जो इमरजेंसी के टाइम पे यूज होता है। इसका कॉर्पस कितना है, 500 CR। ये फंड क्या है, ये 500 CR का फंड है। ये इमरजेंसी के टाइम पे यूज होता है, कोई आपदा आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो पार्लियामेंट तब तक वो बिल को लॉ ना बनाए, एक्ट ना बनाए, सैंक्शन करके, तो क्या कहते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 500 CR का फंड को यूज कर सकते हैं फॉर द इमरजेंसी पर्पस। और जुडिशियल पावर क्या है, दे कैन ग्रांट पार्डन, पार्डन मतलब डेथ पेनल्टी को ये माफ कर सकते हैं। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 72। सो दीज आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स। यस ही और शी हैज इमरजेंसी पावर्स आल्सो। क्यों, क्योंकि नेशनल जब भी इमरजेंसी लगती है उसके लिए आर्टिकल क्या, आर्टिकल 352, ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड फोर्सेस। तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि जो नेशन है वहां पे इमरजेंसी लगी है। ग्राउंड्स क्या है, या तो कोई वॉर है, किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, एक्सटर्नल अग्रेशन है, या आर्म रेबिलियन है। तो हम कहते हैं कि तब कंट्री में जब पावर लगती है तो वो किसके अंडर आती है, नेशनल इमरजेंसी। और वहां पे ओवर रूल कौन करता है हर चीज को, प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाती है। सेकंड आपका क्या, जब प्रेसिडेंट जब स्टेट में इमरजेंसी लगती है, इसके लिए आर्टिकल क्या, 356। वो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू फंक्शंस प्रॉपर्ली। तो जो गवर्नर है स्टेट के, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट को क्या भेजते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं कि स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेल हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट का कंट्रोल ले और स्टेट को अपने अकॉर्डिंग चलाए। तो उसमें किसके पास पावर आती है, प्रेसिडेंट के पास। फिर थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक कंट्री में ये अप्लाई नहीं हुई है, सो इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं पता है। आर्टिकल इसका है 360। इसमें कहते हैं कि व्हेन इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटन, मतलब जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, मतलब अगर आपके पास 14 डेज का जो रिजर्व है अगर वो खत्म हो जाता है या वो जेपरडाइज हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर क्या लगने वाली है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट रिमूव कैसे होते हैं। उसके लिए हमारे पास मोशन क्या, उसको क्या बोलते हैं, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें होता क्या है, ये आर्टिकल 61 में मेंशन है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फॉर वॉलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ही ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, वो ग्राउंड क्या है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है तो इनको रिमूव कर सकते हैं। रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमने मेजॉरिटीज करनी है, 4 टाइप की मेजॉरिटीज हैं, तो उसमें से जो स्पेशल पावर, जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो चाहिए हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। इन्वॉल्व्स फॉर्मल चार्जेस, इन्वेस्टिगेशन एंड अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस। तो पहले इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे, तो जो 50 मेंबर्स हैं आपके लोकसभा के वो साइन करेंगे। सॉरी, पहले चार्जेस क्या होंगे, इनके ऊपर फ्रेम होंगे, उसके बाद क्या है, एक हाउस में चार्जेस फ्रेम होंगे,
तो उसके बाद वो हाउस उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करके वो चार्जेस जो रिपोर्ट है दूसरे हाउस को भेजेगा, दूसरा हाउस अपने इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर दोनों इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि जो प्रेसिडेंट है वो गलत है और उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है, तो ही और शी कैन बी स्टैंड रिमूव। नेक्स्ट है जी कौन से आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट। तो पहला आपका आर्टिकल है जिसका नाम क्या है, आर्टिकल 352। इसमें क्या है, आर्टिकल 352 में क्या कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंडेटरी है। फिर आपका आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है, किसकी, यूनियन गवर्नमेंट की। तो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन गवर्नमेंट की किसके हाथ में है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आपका आर्टिकल 54 है जो इलेक्शन प्रोसेस की बात करता है प्रेसिडेंट का। फिर आर्टिकल 61 है, इट टॉक्स अबाउट द इंपीचमेंट प्रोसेस जो स्पेशल मेजोरिटी से होता है, जो किससे होता है, स्पेशल मेजोरिटी से होता है। फिर आपका क्या आर्टिकल 72 इसमें क्या है, पावर टू ग्रांट पार्डन्स की प्रेसिडेंट पार्डन ग्रांट कर सकते हैं इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी एंड अदर पार्डन आल्सो। फिर आपका आर्टिकल क्या है 123 है, किसकी बात करता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है कि जब आपके हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है या वैसे वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और हमें इमरजेंसी में कोई लॉ चाहिए या कोई नोटिफिकेशन चाहिए, तो प्रेसिडेंट का यूज करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। वो ऑर्डिनेंस इशू करेंगे और उस ऑर्डिनेंस से क्या होगा, उस ऑर्डिनेंस से नॉर्मल फंक्शन चलती रहेगी कंट्री। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट अगर कंक्लूजन की बात करें, जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं प्रेसिडेंट प्लेज अ वाइटल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर। दो लार्जली सेरेमोनियल की सेरेमोनियल है, पर इमरजेंसी प्रोविजंस में इनके पास ये जब इमरजेंसी लगती है तो स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। और इनका ऑफिस क्या सिंबलाइज करता है, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। तो इसलिए प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये चीजें सारी डिपेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, सो लेट्स रिजॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो क्या हमने पूछा कि कौन कौन इलेक्ट करता है, ओनली लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, नहीं, लोकसभा करता है पर सिर्फ लोकसभा नहीं, ओनली राज्यसभा नहीं, राज्यसभा ये करता है पर ओनली वाली चीज गलत है। एन इलेक्टेड कॉलेज, यस हमने बात की थी इलेक्टोरल कॉलेज की, जो इलेक्टेड मेंबर्स के कंसिस्टेड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यस। तो सारे स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो और आपके हाउसेज मतलब लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स को नॉमिनेट करता कौन है, प्रेसिडेंट इटसेल्फ, तो वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आंसर क्या है, एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सेकंड देखिए, सेकंड है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने देखा था कितनी है, 35 ईयर्स। लोकसभा के लिए कितनी एज है, 25। राज्यसभा के लिए कितनी है, 30। प्रेसिडेंट के लिए कितनी है, 35। और क्या कंडीशन है कि ये एलिजिबल हो किसके, इलेक्शंस के लिए, सिलेक्शन के लिए, लोकसभा के अंदर इलेक्शन और सिलेक्शन के लिए। थर्ड आपका है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल मतलब पूरे नेशन के अंदर लगती है, आर्टिकल है 352। अगर यहाँ पे लिखा होता स्टेट इमरजेंसी तो आर्टिकल है 360। अगर यहाँ लिखा होता फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आर्टिकल क्या है, 360। स्टेट के लिए 356 और नेशन के लिए क्या, फाइनेंशियल के लिए क्या है, 360। और आर्टिकल 368 क्या है, ये है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछते हैं वो, ये आर्टिकल क्या है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने बोला, इन्होंने बात की है कि प्रेसिडेंट कौन से टाइप की इमरजेंसी लगा सकता है। नेशनल के लिए है 352, स्टेट के लिए 356, फाइनेंशियल के लिए 360 और 368 क्या है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 4 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय इंपीचमेंट बाय पार्लियामेंट। अभी हमने देखा है कि कौन इंपीच करेगा, पार्लियामेंट इंपीच करेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द पावर्स टू ग्रांट पार्डन्स रिप्राइव। तो पार्डन, तो ये जो हम कहते हैं ना कि पार्डन्स किस टाइप की, रिप्राइव है, रिस्पाइट है, रिमिशन है, किसके पनिशमेंट के लिए, ये कौन से आर्टिकल में गिवन है, तो आर्टिकल है 72 जिसमें ये गिवन है। आर्टिकल 53 में क्या गिवन है, एग्जीक्यूटिव पावर, इसमें क्या गिवन है, इंपीचमेंट, और 72 में क्या गिवन है, आपकी पार्डन्स और स्पेशल प्रोविजंस। नेक्स्ट आपका है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब ये ओथ लेते हैं अपना ऑफिस ज्वाइन करने से पहले, तो उसको ओथ को कौन प्रिस्क्राइब है, कौन एडमिनिस्टर करता है, तो क्या वो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहां से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में से आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज हैं। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने क्या बात की थी अभी, कितनी टर्म है, 5 ईयर्स की। कितनी टर्म है, 5 ईयर्स की, किसकी, प्रेसिडेंट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज ट्रू। ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में गिवन है, 123। ये क्या है, ये टेम्पररी नोटिफिकेशन या रूल है जब आपका नॉर्मल हाउस फंक्शन नहीं करा पार्लियामेंट का, तो इसमें क्या है, इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 123, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट, अगर ये ऑफिस खाली होता है, द इलेक्शन फॉर अ न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। तो अगर ये ऑफिस खाली होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर न्यू इलेक्शन होंगे, और जब ये ऑफिस खाली होगा तो कौन प्रिजाइड करेगा, तो आपके वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड करेंगे उस ऑफिस के अंदर। प्रिजाइड कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, जब ये ऑफिस खाली होगा। और कितने टाइम इलेक्शन होंगे, 6 मंथ के अंदर न्यू इलेक्शन होगा, न्यू प्रेसिडेंट आपके आएंगे। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, वो कौन थी, वो थी आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन सी प्रतिभा पाटिल। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये सेरेमोनियल हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस हैं, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। इनके पास ग्रांट करने की पावर है, इनको ये रिमूव कैसे होंगे, थ्रू इम्पीचमेंट। इनके पास नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की पावर है, स्टेट इमरजेंसी लगाने की पावर है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड करना है तो इनको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, हाँ जी अमेंड करना है, तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। सेकेंडली क्या इनका इलेक्शन कैसे होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के और सारी स्टेट असेंबलीज के। और सिस्टम जो है, जो इनका ऑफिस ऑफ टर्म कितना है, 5 years है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू।